प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, निर्णय बैच हम लोग पढ़ रहे हैं और निर्णय बैच में लगातार हम लोग अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। निर्णय बैच में हम लोगों ने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 4 आपका आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग इकाई 4 पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, क्लास 11th में 5 यूनिट दी गई हैं और क्लास 12th में 5 यूनिट दी गई है। यूनिट 4 में आपके 5 चैप्टर रखे गए हैं। 11, 12, 13, 14, 15 तक आपके चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें हम लोग पादप कार्यकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पूरी अध्ययन करने वाले हैं, पूरी जानकारी यहाँ से ग्रहण करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हमारा पूरा उद्देश्य है कि 10 मार्च से पहले हम क्लास 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी को हिंदी मीडियम की कंप्लीट करके और 11th या 12th मार्च से इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी आपकी क्लास 11th और 12th की स्टार्ट कर दें, जिसमें हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम उसके नोट्स के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमारे टीजीटी पीएचडी एलटीजीआईसी में बने हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ना सिर्फ एलटीजीआईसी में बल्कि केबीएस में, डीएसएसबी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग वहाँ से करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि हमें बहुत तेज़ी के साथ कोर्स कवर करने का मौका मिलेगा। हमने एलटी का आपको 4 वीडियो इस तरह से आपको अपलोड किया था, आरंभ है प्रचंड वाले बैच में, जिसमें हमने आपको उसका क्वेश्चन पहले टॉपिक दिया था, फिर उसका क्वेश्चन करवाए थे। उसी तरह से पूरी एनसीईआरटी को हम लोग करेंगे, फिर एनसीईआरटी को करने के बाद टॉपिक वाइज उसके नोट्स को करेंगे। 5:30 पर प्रत्येक दिन सुबह आपकी लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोग रमेश गुप्ता की बुक से लगातार अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया गया, आप उसका हिस्सा बन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इकाई 4 में क्या क्या दिया गया, और साथ में हमारे चैनल पे सुपर टेट की क्लासेस चल रही, तो आप उसका भी आनंद उठाइए और उसके साथ उसका हिस्सा बने, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये हमारा उद्देश्य है पूरी तरह से। पहला चैप्टर हमारा जो है प्लांट फिजियोलॉजी में पौधों में परिवहन, यानी परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पौधे में कैसे होता है पानी का, इसके बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करनी है। दूसरा चैप्टर जो हमारा है उसमें खनिज पोषण तत्वों के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, जिसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, केल्विन साइकिल इत्यादि आपको पढ़ने हैं। पादप में रिस्पायरेशन, जिसमें आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, TCA साइकिल इत्यादि पढ़ने हैं, फर्मेंटेशन पढ़ना है। और उसके बाद आपका पादप वृद्धि और परिवर्धन, यानी यहाँ पे प्लांट के 5 हार्मोन पढ़ने हैं, और उसके साथ और भी कुछ काम जानकारियाँ हैं जो आपको ग्रहण करने हैं। अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज का चैप्टर हमारा होता है, पूरी तरह से स्टार्ट होगा आज का पौधे में परिवहन। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हेडिंग देख लेते हैं, कौन कौन सी हेडिंग हमको पढ़नी है इसमें। पहली हेडिंग दी गई है 11.1 पादप जल संबंध, यानी पादप का पानी के साथ कैसे रिश्ता होता है। दूसरी टॉपिक दी गई लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है, यानी जड़ के जो रूट हेयर है, रूट हेयर से प्लांट के एकदम टिप तक पानी कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। वाष्पोत्सर्जन यानी कैसे होता है, ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पे खनिज पोषक तत्वों के उद्ग्रहण का परिवहन पढ़ना है। फ्लोएम परिवहन, उद्गम से झुंड तक के बारे में पढ़ना है। इतनी सारी जानकारी हमको पढ़नी है, यानी हमारे कोर्स में 6 टॉपिक रखे गए हैं, जो कि छोटी छोटी दिखाई पड़ रही हैं लेकिन टॉपिक बड़ी हैं, और उनका संबंध पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए, तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए, जिससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको कुछ लाभ ही मिलता है। जो आपके लिए कक्षाएं यहाँ पे निःशुल्क चलाई जा रही हैं, उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ है कि वृक्षों की सबसे ऊंची शिखर पर पानी कैसे पहुंचता है? पूछ रहा है कि आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि वृक्ष के सबसे ऊंची शिखर पर पानी कैसे पहुंचता है, या फिर इस बात के लिए कि पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर कैसे बढ़ जाते हैं और ये पदार्थ समान प्रकार से एक दिशा में चलते हैं। क्या इन तत्वों को आगे बढ़ने के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं होती, यह भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। पेड़ पौधों को जंतुओं के अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं होता है। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया पानी पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है, जो बढ़ते हुए तने के अग्रभाग तक जाता है। पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पदार्थ भी पौधों के सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं और मृदा की गहराई में अंतः स्थापित जड़ों के शीर्ष तक जाते हैं। यह गतिशीलता लघु दूरी तक कोशिका के अंदर या झिल्लिका के आर पार और ऊतक के
अंतर्गत एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक बनी रहती है। पेड़ पौधों में होने वाली इस परिवहन विधि को समझने के लिए कह रहा है, पेड़ पौधों में होने वाली इस परिवहन विधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका की आधारभूत बनावट, जो कि हमने इसके पहले अपने वीडियोज में अपलोड किए हैं, आप जरूर देखिएगा, बनावट तथा पौधों के शरीर रचना विज्ञान के बारे में मूल जानकारी को पुनः स्मरण करना होगा। इसके साथ ही साथ हमें विसरण, विभव और आयन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर हम बात करते हैं, जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ये जरूरी हो जाएगा कि हम कैसी गति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किस प्रकार की गति हो रही है और उस पर क्या हम चर्चा करने वाले हैं और कौन से पदार्थ की चर्चा करने वाले हैं। पुष्पीय पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक तत्व, कार्बनिक पोषक तत्व, पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य घटक आते हैं। कम दूरी तक पदार्थों की गति प्रसरण और साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन जो होता है वो संवहनी तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है, जिसे हम लोग स्थानांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह परिवहन की दिशा है। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने की ओर। कह रहा किधर होता है? मूल से तने की ओर। मूल मतलब होता है जड़ यानी रूट, और तने मतलब होता है सूट यानी स्टेम। किसमें? स्टेम की बात कर रहे हैं। कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। देखिए फिर से देखते हैं, कह रहा वह परिवहन जो दिशा है, ठीक है, मूलीय पादपों में जो जड़ वाले पौधे होते हैं, जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक होता है, यानी पानी और खनिज का जो मूवमेंट होता है एक दिशा में होता है। लेकिन कह रहा है जो बने हुए कार्बनिक पदार्थ और खनिज पोषक तत्व की परिवहन दिशा क्या होती है? मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषित पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों को पौधों के सभी अंगों, जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं, तक पहुंचाया जाता है। बाद में भंडार अंगों से उन्हें पुनः परिवहित किया जाता है। जड़ों द्वारा खनिज पोषक तत्वों को जड़ों द्वारा ग्रहण करके उसे तने, पत्तियों, वृद्धि क्षेत्र तक भेजा जाता है। जब किसी पौधे का कोई भाग जरावस्था को प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्र के पोषकों को वापस लेकर वृद्धि करने वाले क्षेत्रों की ओर भेज दिया जाता है। हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक तथा अन्य रासायन उत्तेजक भी परिवहनित किए जाते हैं। यद्यपि इनकी मात्रा बहुत कम होती है, कई बार ये एक ध्रुवी या एक दिशीय होते हैं और संश्लेषित स्थान से दूसरे भागों तक परिवहनित होते हैं। अतः एक पुष्पीय पादपों में यौगिकों के आवागमन काफ़ी जटिल लेकिन संभवतः बहुत क्रमिक होता है और विभिन्न दिशाओं में होता है। प्रत्येक अंग कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है और कुछ दूसरे को दे देता है। यानी कहने का अर्थ सीधा सीधा है, आपको याद रखना है क्या क्या यहाँ पे याद रखना है कि जो पानी और खनिज का होता है वह एक दिशात्मक होता है, लेकिन पोषक तत्वों का क्या होता है? बहुदिशात्मक होता है, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है, हमारी पहली टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होती है 11.11 में, परिवहन का माध्यम। परिवहन के माध्यम में जो कुछ हमको डिस्कस करना है, अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर हमको पढ़ना है विसरण क्या होता है, ठीक है। विसरण के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे सुसाध्य विसरण किसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे सुसाध्य विसरण के बाद आपको दूसरी टॉपिक मिल जाती है। दूसरी टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगी सक्रिय परिवहन। यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन पढ़ना है, ठीक है। सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन आप पढ़ेंगे। उसके बाद विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना करेंगे, कैसे किस में परिवहन अच्छा होता है, किस में अच्छा नहीं होता है, ये देखिए यहाँ पे तुलना करने के लिए बताया है। फिर नंबर 2 टॉपिक आपकी आ जाएगी पादप जल संबंध के बारे में आपको डिस्कस करना होगा, पादप जल का संबंध क्या है। आगे बढ़ जाएंगे जल विभव और जल की अंतः शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद आप कहाँ पढ़े जाएंगे, या उसके बाद ये आपका विलेता उलेता बताना होगा विभव वगैरह के बारे में। फिर परासरण क्या है इसको पढ़ेंगे। परासरण के बारे में आप सारी जानकारी ग्रहण करेंगे, एक दूसरे को पहुँचाएंगे। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा। आपके लाइक और शेयर से ही वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ती है। जीवद्रव्य कुंचन पढ़ेंगे, यानी ठीक है प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अगर आ जाएं तो आप अंतः शोषण के बारे में पढ़ेंगे, अंतः शोषण क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है इसके पढ़ेंगे कि लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है।
और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपके एक टॉपिक दी गई, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। ये आपके एक टॉपिक है जो कि हमको लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक दी गई एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इसको पूरा पढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे इसके बाद जो आपकी टॉपिक होती है उस टॉपिक में अगर हम बात करें तो अगली टॉपिक आपकी जो होती है वो है पौधों में जल के ऊपर की तरफ गमन कैसे होते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। और लास्ट में मूल दाब क्या होता है ये पढ़ेंगे। खिंचाव वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसमें सासंजन बल, आसंजन बल, पृष्ठ तनाव, ट्रैकीड इत्यादि चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लांट के कुछ वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण का एक समझौता पढ़ेंगे। उसके बाद खनिज पोषक व उद्ग्रहण तथा संचरण पढ़ेंगे। खनिज आयनों का उद्ग्रहण पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपकी टॉपिक हो जाएगी खनिज आयनों का स्थानांतरण के बाद फ्लोएम परिवहन उद्गम से कुंड की ओर। और लास्ट में है आपका दाब प्रवाह, और दाब प्रवाह पढ़ने के साथ ही आपका यह चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कहने का अर्थ है कि आपका ये चैप्टर बड़ा है, लेकिन हमारा टारगेट है कि इसे 10 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे, यानी एक दिन में 2-3 वीडियो के माध्यम से इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बहुत तेज़ी के साथ, यानी पूरे फरवरी भर में इसको कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य है। पूरे फरवरी क्या 20 फरवरी तक हमारा लक्ष्य है कि हम क्लास 11th की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद 20 फरवरी से लेकर के यानी 16 चैप्टर हैं, हम लोग 10 मार्च या 15 मार्च के बीच में पूरी तरह से पूरा क्लास 12th का कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे। इतना करने के बाद तब हम लोग इंटर करेंगे कहाँ पे, क्लास 12th का कोर्स खत्म होने के बाद इंग्लिश मीडियम से, यानी 15 मार्च के बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम के नोट्स वाली क्लास करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे ये मान के चलिए कि मई से पहले उसे भी फिनिश कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पूरी तरह से अपने सभी टॉपिक को फिनिश करके जून में या जुलाई में आपका पेपर होगा, फिर हम लोग खाली रिवीजन करेंगे और तेज़ी के साथ अपने नंबर को स्कोर करेंगे। सबका स्कोर 120 के नियर अबाउट पहुंचना चाहिए, यही लक्ष्य और उद्देश्य है, ताकि सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो सके। बस आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।